इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 6 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाठ 10 पुष्यभूति वंश, यानी पुष्यभूति वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को बच्चों ध्यान से सुनना है, जिससे कि आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जो है आसानी से आप समझ सकें और उसका उत्तर दे सकें। संगम नगरी इलाहाबाद प्रयागराज में माघ के महीने में माघ मेला, कुंभ तथा महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन नाम के राजा भी यहाँ प्रति 5वें वर्ष आकर धर्म सभा करवाते थे। यहाँ वह अपनी 5 वर्ष की संचित संपत्ति का दान करते थे। इसके बाद है गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी क्या थी, यानी इस वंश की राजधानी क्या थी, तो ये थानेश्वर थी, वर्तमान अंबाला जिला थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से खदेड़ दिया था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों, वो कौन कौन से नाटक है, एक तो नागानंद है, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका की रचना की। यानी हर्षवर्धन ने कौन से 3 नाटकों की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखा। इन्होंने क्या लिखा, बाणभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित लिखा और हर्ष के दरबारी थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके शासन काल में आया। ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसके बाद हम देखेंगे वर्धन काल, ह्वेनसांग की नज़र में, यानी नज़र से, उनकी नज़र से वर्धन काल जो है हम ह्वेनसांग यानी ह्वेनसांग की नज़र से देखेंगे। उन्होंने इस वंश का वर्णन किया है, जिक्र किया है। हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक थी। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों यानी प्रांतों में, विषयों यानी जिलों में तथा ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्मसभा बुलाई। वह बहुत दानी भी थे। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। आइए उनके दान के बारे में पढ़ें। उसके पहले हम ये ह्वेनसांग और ह्वेनसांग का चित्र देख लेते हैं। ये उनकी तस्वीर, इनकी फ़ोटो दिखाई गई है चित्र में। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हर्ष के दान के विषय में इसमें एक छोटे से चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। हर्ष ने सभी धर्म के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों व ह्वेनसांग को दान देने के लिए आमंत्रित किया। हर्ष ने गरीबों को भी आमंत्रित किया। इसमें कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। ईश्वर आपके साथ रहे, हे हर्ष। अंत में सिर्फ एक पुरोहित बचा। कृपया माफ़ करें, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे कपड़ों के। इस प्रकार प्रत्येक 5 वर्ष में हर्ष अपनी सारी संपत्ति को विद्वानों, पुरोहितों तथा गरीबों में बांट देता। कृपया इसे ग्रहण करें। हर्ष, आपकी आयु लंबी हो। मैंने कई राजा देखे पर हर्ष जैसा नहीं। मैंने कई देश देखे पर भारत जैसा देश नहीं देखा। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों की वजह से है।
ये हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है एक मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विद्यालय हर्ष के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग को भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था, लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। स्वयं त्सांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण का भी कार्य किया, यानी पढ़ाने का भी कार्य किया और शिक्षा भी यहीं ग्रहण की। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। यह नालंदा का विश्वविद्यालय का अवशेष दिखाया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न।